हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री क्लासेस में। पिछले क्लास में हम लोगों ने लॉज ऑफ आइसोमॉर्फिज्म पढ़े थे। इसमें हम लोग कंक्लूजन इसका देखते हैं। सबसे पहला कंक्लूजन ये है कि वैलेंसी ऑफ एलिमेंट फॉर्मिंग आइसोमॉर्फस कंपाउंड्स आर सेम। जो वैलेंसी होती है, जिस एलिमेंट से आइसोमॉर्फस कंपाउंड बनता है उसकी वैलेंसी जो होती है क्या होती है, सेम होती है। सबसे पहला कंक्लूजन ये निकला। दूसरा कंक्लूजन ये होता है मास ऑफ टू एलिमेंट दैट कंबाइंड विद द सेम मास ऑफ अदर एलिमेंट इज रेस्पेक्टिव कंपाउंड्स विल बी इन द रेशियो ऑफ देयर एटॉमिक मास। मतलब ये है कि जैसे कि मान लीजिए ये एक एलिमेंट है जो कि कंबाइंड हो गया किससे, सी से। लेट अस सपोज ये एक बी एलिमेंट है जो कि कंबाइंड हो गया किससे, सी से। तो इसका मास का जो रेशियो होता है, जैसे कि मास ऑफ ए दैट कंबाइंड विद सी का जो मास होगा क्या होगा, फिक्स्ड रहेगा। इसको कंबाइन किया गया है डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी दैट कंबाइंड विद सी। मतलब ये सी का जो मास होगा वो क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्या होगा, फिक्स्ड होगा। क्लियर। तो इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि एटॉमिक मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ बी। समझ में आ रहा है क्या कहना चाह रहे हैं। एक को आपको फिक्स कर देना है, ठीक है, और दोनों का रेशियो हम लोग निकाल लेते हैं। यही कहलाता है क्या, लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म के। ये कंक्लूजन हो गया। अब ये थोड़ा सा हो सकता है आपको डिफिकल्ट लगे, लेकिन इस पे एक दो हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो इसके लिए इस पे जो भी क्वेश्चन करेंगे आपको क्लियरिटी आएगी। अगर नहीं आएगी तो हमारे पास दो मेथड्स हैं। कौन कौन बताइए। हमारे पास एक तो मोल कॉन्सेप्ट मेथड है, उससे क्वेश्चंस आप निकाल सकते हो, और एक इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट है, उससे भी आप क्वेश्चंस को आसानी से कर सकते हो। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कोई बात नहीं है, मेरी जिम्मेदारी है पढ़ाना। अगर समझ जा रहे हो तो और अच्छी बात है। अब देखिए ये लास्ट टॉपिक चल रहा है अभी आपका मोल कॉन्सेप्ट का, खत्म हो जाएगा। बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, लेकिन आप देख सकते हो मैं ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाया हूँ। 30-31 लेक्चर लगभग हुआ है, वो भी 15 मिनट 20 मिनट आधे घंटे का ही हुआ है, लेकिन फिर भी ठीक है। अभी मैं एज ए बिगनर आपको बहुत सारी चीज़ें बता दे रहा हूँ, और आपकी फिर भी उतनी अच्छी रिस्पॉन्स नहीं है जितना चाहिए। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको और अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड की जाए। फिलहाल अभी यहाँ तक मैं बता दिया हूँ। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, उसके बाद और आगे के टॉपिक हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखिए एक क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्वेश्चन में आपको गिवन है, देखिए एक एमॉर्फस कंपाउंड दिया हुआ है MgSO4.7:O, और मास गिवन है, देखिए यहाँ पे 0.6538 ग्राम ऑफ मेटल। एक मेटल है, उसका मास क्वेश्चन में आपको गिवन है। डिस्प्लेस 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर। क्लियर। फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट देन कैलकुलेट एटॉमिक मास ऑफ मेटल। मतलब कहना ये चाह रहा है कि एक मेटल को हम लोग सिल्वर नाइट्रेट से जब रिएक्शन कराते हैं तो क्या बन जाता है, MnO3 2 + Ag। तो सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे, MC मतलब मोल कॉन्सेप्ट। पहले मोल कॉन्सेप्ट समझते हैं, उसके बाद किससे समझेंगे, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से। क्लियर। तो देखिए पहले हम लोग समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट से। मोल कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम लोग जो इक्वेशन बनाए हैं, केमिकल इक्वेशन, इसको सबसे पहले क्या करना पड़ता है, बैलेंस। ठीक है। तो बैलेंस ये नहीं है। बैलेंस करने के लिए देखिए NO3 यहाँ पे कितना है, 2 है, तो यहाँ क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई। तो Ag कितना हो गया, 2 हो गया। तो यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको, 2। क्लियर। अब क्वेश्चन में देखो मेटल का आपको क्या गिवन है, मास गिवन है। मास गिवन है कितना, 0.6538 ग्राम मास आपको गिवन है। तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल देंगे बताओ। मोल कॉन्सेप्ट कितना से हम मतलब 3 महीना से लगातार वीडियो बना रहा हूँ, तो 3 दिन गैप करके, तो अब तो आना चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल क्या होता है, W/M, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन मास कितना है बताइए, 0.06538 डिवाइडेड बाई इसका मोलर मास। इसका मोलर मास क्या हो जाएगा बोलो, मोलर मास कितना हो जाएगा। लेट अस सपोज ए मान लीजिए, क्योंकि एटॉमिक मास हम लोग को निकालना है मेटल का, तो क्या मान लेंगे, ए मान लेंगे, यही निकालना है। क्लियर। तो ये मोल निकल गया किसका, मेटल का। तो हम लोग Ag का भी मोल निकाल सकते हैं। कौन से कॉन्सेप्ट से, मोल कॉन्सेप्ट से। तो देखिए यहाँ पे स्टोइकियोमेट्री कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाय जिसका आपको मोल पता है उसके स्टोइकियोमेट्री से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो 2/1 इंटू क्या करना पड़ेगा, मोल पता है तो मोल को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 6.538
और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। किसका मोल निकल गया, Ag का मोल निकल गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या निकालना है बताइए। अब हम लोग को मोल निकल गया Ag का, कितना निकल गया, नंबर ऑफ मोल किसका, सिल्वर का हमारे पास निकल गया 2 × 0.5638 डिवाइडेड बाई 6.38 डिवाइडेड बाई 8, ये हमारे पास निकल गया। अब क्वेश्चन में आपको इसका गिवन है मास, कितना गिवन है, 2.16 ग्राम सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट, मतलब इसका मास गिवन है, तो हम लोग इसका नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं कि नहीं बताइए, कितना हो जाएगा बोलो, अरे जल्दी बताओ यार। W बाई क्या हो जाएगा, M हो जाएगा, W बाई M, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे मोलर मास क्यों नहीं होगा, क्या होगा, एटॉमिक मास, क्योंकि एक सिल्वर सिर्फ है। तो कितना हो जाएगा, मास गिवन आपका 2.16 डिवाइडेड बाई मोलर मास, मतलब एटॉमिक मास कितना होगा बोलो, सिल्वर का 108 होता है, कितना होता है 108। अब यहाँ से ए आप निकाल लीजिएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 35.38 अप्रॉक्स, ये वैल्यू आ गई किसकी, एटॉमिक मास किसकी, सिल्वर की। ठीक है, कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा, क्लियर। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोग अप्लाई किए मोल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग समझेंगे इसी क्वेश्चन को इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से, उसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, आइसोमॉर्फिज्म कॉन्सेप्ट से भी हम लोग समझेंगे। हो सकता है कि आपको आइसोमॉर्फिज्म समझ में ना आ पाए, तो आपको परेशान नहीं होना है, हमारे पास 2-2, 3-3 मेथड्स हैं। आ जाएगा तो और अच्छी बात है, नहीं आएगा तो कोई बात नहीं है। 2 मेथड जो हम जानते हैं उसी को अच्छे से जान जाए, तो हमारे क्वेश्चंस अच्छे आराम से बन जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जनरली नीट में नहीं आता है, लेकिन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब क्वेश्चंस अच्छे होते हैं, आ सकते हैं, क्लियर। लेकिन फिर भी मान लो अगर नीट में पूछ दिया तो इससे बेहतर है कि मैं आपको पहले ही बता दूं, क्लियर। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जो भी टॉपिक है उसको छोड़ा नहीं जाए, बच्चों को बता दिया जाए, ये मेरी अपनी सोच है। ठीक है, तो मैं कोशिश करता हूँ भले से लेट हो, लेकिन आपको बताई जाए एक एक चीज़। तो चलो, ये क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आ गया होगा मोल कॉन्सेप्ट। अब हम लोग समझते हैं मोल कॉन्सेप्ट के बाद हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो इसको मैं मिटा देता हूँ, एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, चाहे लिख लो पॉज करके। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग समझते हैं इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट, अब देखिए इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में जानते होंगे आप, इक्विवेलेंट ऑफ मेटल दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट ऑफ Ag। दोनों क्या होता है, इक्वल होता है। ठीक है, दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। आपको ये तो अच्छा से बताया हुआ हूँ। और इक्विवेलेंट ऑफ मेटल क्या हो जाएगा बताओ, W/E होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। तो गिवन मास कितना दिया हुआ है, 0.6538 डिवाइडेड बाई E, दैट इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट। गिवन मास कितना गिवन है बताइए, 2.16 डिवाइडेड बाई इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट इसका कितना हो जाएगा बताओ। और E इक्वल टू क्या होता है बताइए, E इक्वल टू W/n फैक्टर, E इक्वल टू W/n फैक्टर, आपको बताया हुआ हूँ। E इक्वल टू क्या होता है, W/n फैक्टर। तो यहाँ पे W, ठीक है, इक्विवेलेंट E इक्वल टू क्या होता है, M/n फैक्टर। W नहीं, M बाई क्या होता है, n फैक्टर होता है। M/n फैक्टर, M क्या है यहाँ पे, मोलर मास अपॉन एक फैक्टर माफ करना है। अरे बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, कभी कभी दिमाग काम नहीं करता है गर्मी में, जानते हो ना। इसीलिए ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट नहीं आता है, अगर नहीं आता तो यहाँ थोड़ी पढ़ाने आते हैं। E इक्वल टू M/n फैक्टर। M क्या है यहाँ पे, मोलर मास डिवाइडेड बाई n फैक्टर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये तो W हम लोग ऑलरेडी यूज कर लिए हैं, किसका, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में W/E होता है, और E का फॉर्मूला क्या होता है, M/n फैक्टर। तो यहाँ पे M आ जाएगा किसका, M किसका आ जाएगा बताइए, Ag का। M मतलब मोलर मास, तो मोलर मास कितना हो जाएगा, 108 इंटू n फैक्टर। n फैक्टर कितना हो जाएगा, Ag पे +2 होता है, चार्ज कितना होते हैं +2, तो क्या कर दोगे, 2 से मल्टीप्लाई। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अरे फॉर्मूला यहाँ हम यूज किए हैं W/m इंटू एन फैक्टर, W/m इंटू एन फैक्टर, ये भी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है W/m इंटू एन फैक्टर, ये भी होता है। आप एक बार अच्छे से जाके देख लीजिएगा, मैं फॉर्मूला अच्छे से आपको बताया हूँ, क्लियर। तो देखिए यहाँ से हम लोग E निकाल लेंगे।
E की वैल्यू आ जाएगी 65.38 डिवाइडेड बाई 2। ये E की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 65.38 डिवाइडेड बाई 2। अब एक मैं फॉर्मूला आपको बताया हूँ, एटॉमिक मास इक्वल टू वैलेंसी इनटू क्या होता है बोलो, यहाँ पे वैलेंसी एक्चुअली में है, ये 2 क्या है, वैलेंसी एंड फैक्टर मतलब वैलेंसी यहाँ यूज किए हैं 2, ठीक है। ये चीज में वैलेंसी 2 होता है, तो वैलेंसी इनटू क्या होता है, इक्विवेलेंट वेट। क्या होता है बताइए, इक्विवेलेंट वेट। क्लियर। तो देखो एटॉमिक वेट हम लोग को निकालना है, ये निकालना है, वैलेंसी कितनी है जी की 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और इक्विवेलेंट वेट अभी हम लोग निकाले हुए हैं कितना, 65.38। तो यहाँ पे क्या करिए, 65.38 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, कितना हो गया 65.38, कितना हो गया बोलो 65.38। दिख रहा है कि नहीं, एक बार देख लो। चलिए बहुत अच्छे से दिख रहा है। तो देखो दोनों कॉन्सेप्ट से आप देख सकते हैं, दोनों कॉन्सेप्ट से आंसर क्या आ रही है, सेम आ रही है, देख रहे हो ना। इससे पहले वाले कॉन्सेप्ट हम लोग मोल कॉन्सेप्ट यूज किए थे, इसमें भी आंसर 65.38 ही आ रहा था। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में भी कितना आ रहा है, 65.38 ही आ रहा है, ठीक है। अब हम लोग तीसरा कॉन्सेप्ट समझते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट, लॉ ऑफ आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। इसमें मैं आपको अभी बताया था कि क्या बताया था, बोलो जल्दी जल्दी। मैं बताया था mass of air that combines with C divided by mass of B that combines with C equal to atomic mass of A divided by atomic mass of B, ठीक है। क्लियर। तो इसमें ये हम लोग कॉन्सेप्ट अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान दीजिए कैसे। चलिए इसको मैं मिटा देता हूँ, तीसरा कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग। देखिए मैं इसलिए ये बताता हूँ, सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होनी बहुत जरूरी है, इतना जान लो। जब तक सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी, पढ़ाने में मजा नहीं आने वाला, आपको बता देते हैं। इवन पढ़ाने में भी नहीं मजा आता है, कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी बहुत जरूरी है। अब देखिए इसमें तीसरा है, तीसरा आपको क्या बताया था, मास ऑफ एयर दैट्स कंबाइंड विद सी, सी जो होनी चाहिए उसकी मास फिक्स होनी चाहिए, डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी दैट्स कंबाइंड विद सी, सी की मास सेम होनी चाहिए, दैट इज इक्वल टू एटॉमिक मास ऑफ एयर डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ बी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो देखिए पहले का मास आपको कितना गिवन है, पहले का मास मतलब मेटल का मास 0.6538 डिवाइडेड बाय सिल्वर टू सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर से सिल्वर में क्या कर रहा हो, कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 2.16 ग्राम ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट से क्या कर रहा है, निकाल रहा, मतलब आधा ही ना निकालेगा। अरे यार सिल्वर नाइट्रेट से ही तो निकाल रहा है, तो क्या करेगा, आधा निकालेगा। तो इसमें कितना निकालेगा, 6.126 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एटॉमिक वेट ऑफ ए डिवाइडेड बाई एटॉमिक वेट ऑफ बी। तो एटॉमिक वेट किसका हमें निकालना है बताइए, ए का, ए मतलब ये हम लोग किसका मास लिए हैं बताओ, मेटल का मास लिए हैं, तो उसके इक्वल टू क्या हो जाएगा, मेटल का एटॉमिक मास, क्लियर, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बताइए, सिल्वर का एटॉमिक मास कितना होता है, 108 होता है। अब यहाँ से आप ये जब निकालिएगा तो 65.38 आ जाएगा। देखो ये हो सकता है कि बहुत बच्चों को नहीं बचे, फार्मूला में लिखा दिया हूँ और आपको समझाने का भी कोशिश किया हूँ। यहाँ पे 2 क्यों आ रहा है मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हो सकता है फिर से बोल रहा हूँ, हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आए, तो परेशान नहीं होना है, हमारे पास 2 मेथड्स ऑलरेडी है। ये तीसरा मेथड मैं बता रहा हूँ, थर्ड मेथड, ठीक है। लेकिन इसको भी जानना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हम लोग को सब्जेक्ट अच्छा करने के लिए, स्ट्रॉन्ग करने के लिए चाहिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 से ये इसलिए डिवाइड किए हैं क्योंकि सिल्वर को सिल्वर नाइट्रेट से निकाला जा रहा है, तो आधा मास में उसमें से निकालेंगे, समझ में आ रहा है। अब फार्मूला भी सुन लो क्या होता है, मास ऑफ ए दैट्स कंबाइंड विद सी डिवाइडेड बाय मास ऑफ बी दैट्स कंबाइंड विद सी। तो सी के साथ कंबाइन किया गया है, तो आधा ही आधा में करेंगे, सिल्वर को आधा फिर सिल्वर नाइट्रेट को आधा, समझ में आ रहा है, इसलिए आधा कर दिया गया है। दैट इज इक्वल टू क्या होता है, एटॉमिक मास ऑफ ए डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास ऑफ बी। तो ए मतलब यहाँ मेटल का क्या है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय बी मतलब यहाँ पे क्या, सिल्वर का एटॉमिक मास, क्लियर। तो यहाँ से ए आ जाएगा आपका 65.38। कोशिश किया हूँ मैं समझाने का भरपूर,
अगर आप समझ पाए तो अच्छी बात है, नहीं तो टेंशन नहीं लेना है, दुनिया बहुत गोल है, बहुत बड़ी है। ठीक है, तो अभी इतना ही चीज़ें समझिए, आगे की चीज़ें और भी हम लोग देखते हैं। चलिए ठीक है, मैं कोशिश किया हूँ कि आपको और अच्छे से समझाया जाए। अब हम लोग समझेंगे वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। इस मेथड से हम लोग एटॉमिक मास को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एटॉमिक मास बेसिकली हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक हमारा एटॉमिक मास, और मैं टॉपिक नहीं लिखाया था, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और टॉपिक लिखाना क्या है यार, इस पर क्वेश्चन ही डायरेक्टली आते हैं, कभी कभार आ सकते हैं, उतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस पर क्वेश्चन आएगा तो बच्चे पागल हो जाते हैं, मतलब दिमाग आपका खराब हो सकता है, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि आपको सोचने को मजबूर कर सकता है। कितना भी प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर भरोसा नहीं है तो एक बार देखिए अच्छे से क्वेश्चंस, आपको समझ में आएंगे। एक दो और क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं अभी, तो चलिए देखते हैं वोलेटाइल क्लोराइड मेथड्स देखते हैं। पहला मेथड तो आप समझ गए होंगे, आइसोमॉर्फिज्म मेथड। अब देखिए दूसरा मेथड जो है जिससे हम लोग एटॉमिक मास को निकाल सकते हैं। देखिए दूसरा मेथड है वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। क्या नाम है, वोलेटाइल क्लोराइड मेथड। इसमें देखो क्लोराइड ऑफ एलिमेंट शुड बी वोलेटाइल। इसमें कह रहा है सबसे पहला पॉइंट ये है कि क्लोराइड जो होनी चाहिए, किसकी क्लोराइड एलिमेंट की क्या होनी चाहिए, वोलेटाइल होनी चाहिए। ठीक है, पहला पॉइंट ये हो गया, जिसमें डेटा गिवन आपको रहेगा। इसमें क्वेश्चंस मेनली बनते हैं, क्या बनते हैं, क्वेश्चंस। ठीक है, जिसमें हम आपसे पूछ देगा एटॉमिक मास बताइए। वीडी ऑफ क्लोराइड, वीडी मतलब क्या, वेपर डेंसिटी, जो कि बहुत अच्छे से मैं आपको बताया हुआ हूँ। अगर आप वीडियो नहीं देखे हो तो एक बार टाइप एंड डेंसिटी एंड टाइप्स ऑफ डेंसिटी का मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ, उसको आप लोग जाके एक बार देखिए। मैं क्या बोलते हैं अच्छे से एक समझो कि क्या बोलते हैं सीरियली मैं वीडियो बनाया हुआ हूँ। थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में मैं अच्छे से वीडियो नहीं बनाया था, थोड़ा सा इसमें फंस रहा हूँ मैं, होता है कभी कभी। ठीक है, वीडियो बना रहा हूँ तो कभी कभी परेशानी हो जाती है, तो जज नहीं करना है, हम लोग भी टीचर हैं, कभी कोई दिमाग में चीज़ें नहीं आती हैं। खैर चलिए देखिए, मैं वीडियो एक एक चीज़ का कोशिश किया हूँ बनाने का, ऑलरेडी बना के वीडियो डाला भी हूँ। ठीक है, तो आप लोग एक बार अच्छे से देखिए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम लोग जो भी टॉपिक है उसको क्लियर कर लेते हैं, बातें तो होती रहेंगी। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट। अब दूसरा आपको क्वेश्चन में डेटा क्या गिवन रहेगा, बताओ। इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट का आपको इक्विवेलेंट वेट गिवन रहेगी, और वेपर डेंसिटी ऑफ क्लोराइड ये गिवन रहेगी। ठीक है, लेट एन एलिमेंट एम, एम जो है एलिमेंट, एम मतलब क्या, मेटल, कोई मेटल है, फॉर्म्स वोलेटाइल क्लोराइड। मेटल एक है जो कि क्या बना रहा है, वोलेटाइल क्लोराइड बना रहा है, एंड वैलेंसी जो उसकी है क्या मान लीजिए N है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा वोलेटाइल क्लोराइड का, MClN हो जाएगा। क्या हो जाएगा, MClN। कैसे, क्योंकि देखो M का पर प्लस N है, वैलेंसी आपको क्वेश्चन में गिवन है, सॉरी मतलब मान लो। ठीक है, क्या है, N है, कुछ भी हो सकता है, N 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5, और क्लोरीन पे क्या होता है -1, तो क्रॉस करोगे तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, MClN। होप सो इतना तो आप जानते होंगे, क्योंकि ये 10th क्लास में पढ़ना है, क्लियर। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जानी चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि एटॉमिक मास जो है मेटल का कितना है, A है, कितना है, A है, तो मोलर मास या मोलर वेट वोलेटाइल का कितना हो जाएगा, बताओ। एटॉमिक मास किसका, मेटल का, प्लस क्या हो जाएगा, क्लोरीन का एटॉमिक मास कितना होता है 35.5, और N जो है उसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा बताओ। मोलर मास ऑफ वोलेटाइल क्लोराइड कितना हो जाएगा, A + 35.5 N। ठीक है, अब देखिए वेपर डेंसिटी के बारे में हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन में आपको वेपर डेंसिटी गिवन दे दे, वेपर डेंसिटी होता क्या है बताओ, m/2 होता है। वेपर डेंसिटी कितना होता है, m/2 होता है। तो यहाँ से हम लोग m लिख सकते हैं, कितना बताइए, m क्या, मोलर मास, m क्या, मोलर मास या मोलिकुलर वेट ऑफ वोलेटाइल क्लोराइड। ठीक है, कितना हो जाएगा, 2 × Vd, कितना हो जाएगा, 2 × Vd। Vd मतलब क्या, वेपर डेंसिटी। यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब ये किसके बराबर होगा बताओ, किसके बराबर होगा, A + 35.5। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन देखिए, दूसरा इक्वेशन ये है कि हम लोग फार्मूला जानते हैं इक्विवेलेंट वेट का, क्या होता है, A/N फैक्टर। क्या होता है, N मतलब क्या, वैलेंसी, N मतलब वैलेंसी।
अरे यार, इक्विवेलेंट वेट का फॉर्मूला आता है एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, बताया मैं किसी एलिमेंट का। आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिएगा अगर नहीं आता है तो। इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू एटॉमिक मास अपॉन वैलेंसी, ठीक है। तो ये आपके पास दो इक्वेशन आ गया हमारे पास। अब ये यहाँ पे देखिए ए इक्वल टू हो जाएगा, ए इक्वल टू एन ई इंटू एन, क्या हो जाएगा, ई इंटू एन। हमारे पास दो इक्वेशन आ गया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। देख लेता हूँ कि नीचे तक दिख रहा है कि नहीं एक बार। चलिए, वेरी गुड, दिख रहा है पूरा क्लियर, ठीक है। तो दो इक्वेशन आ गया, दो इक्वेशन से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। जैसे ये जो भी आपको चीज़ें बताया हूँ, इससे आपके क्वेश्चंस की मतलब कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी होगी। जब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी नहीं होगी। अब देखो एकदम थक रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ गर्मी है। गर्मी में पढ़ाना आसान काम नहीं है। अब वीडियो बनाने में बहुत हालत ख़राब होती है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो एक दो वीडियो बना के देखिए, और इतनी काफ़ी गर्मी में, तब आपको समझ में आएगा कितना मेहनत करना पड़ता है। लोगों को लगता है कि हाँ ऐसे ही टाइम पास कर रहा है, टाइम पास नहीं कर रहे हैं, हम भी अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग भी पढ़ाई कर रहे हो तो आप लोग भी करियर बनाने के लिए पढ़ाई कर रहे हो। मैं भी पढ़ाई कर लिया हूँ, तो भाई जाहिर सी बात है मेहनत करना पड़ता है कमाने के लिए। तो रोजी रोटी के लिए हम भी मेहनत कर रहे हैं, बाकी आप ही का भरोसा है। भरोसा क्या है, हम तो आपको ही सपोर्ट कर रहे हैं। मान लीजिए कि फ्री में ज्ञान दे रहे हैं, अब इससे बड़ी क्या चीज़ हो सकती है। फ्री में भी अब ज्ञान नहीं लोगे तो भाई जाओ, जहाँ पैसा दे के लोग दे रहा है लोग ज्ञान। हम लोग तो कोटा लेवल के भी पढ़ा देते हैं, आपको ऑनलाइन ही पढ़ा रहे हैं। कोटा के जो टीचर पढ़ाते हैं उनके लेवल का पढ़ा रहे हैं, क्योंकि मैं भी कोटा से पढ़ा हुआ हूँ, ठीक है। तो चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो आपको कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी और आएगी। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, इसमें दिया हुआ है ऑक्साइड दिया हुआ है एलिमेंट का, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि 67.66% जो है, 67.67% जो है ऑक्सीजन है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि 100 ग्राम आप ले लो क्या, ऑक्साइड। 100 ग्राम क्या ले लो, ऑक्साइड, जिसमें आपको क्वेश्चन में गिवन है 67.66% क्या है बताइए, ऑक्सीजन है। तो 60 कितना ग्राम क्या हो जाएगा आपका, ऑक्सीजन हो जाएगा, क्लियर। तो बाकी बचेगा कितना बताओ, 33.33 ग्राम क्या हो जाएगा बताइए, एलिमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलिमेंट। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एलिमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ ऑक्सीजन, यही ना हो जाएगा। क्योंकि इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है। तो एलिमेंट का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा बताइए, फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट वेट होता है। क्या होता है, इक्विवेलेंट ऑफ एलिमेंट का क्या हो जाएगा फॉर्मूला बताइए, गिवन मास। तो मास कितना पता है हम लोग को एलिमेंट का, 33.33 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलो, डिवाइडेड बाई ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 66.67.66 या 67 नहीं होगा, 6.66 होगा। क्वेश्चन में क्या होगा, 66, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, 66.67 और डिवाइडेड में क्या हो जाएगा बताओ, 8। इक्विवेलेंट वेट ऑक्सीजन की कितना होता है, 8 होता है। मैं लिखाया हुआ था, अगर आपको नहीं पता है तो एक बार वीडियो देखिए इक्विवेलेंट वेट का, आपको पता चल जाएगा, ठीक है। यहाँ से हम लोग ई निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा बोलो, 4 हो जाएगा। ई इक्वल टू कितना हो गया, 4। क्वेश्चन में और क्या क्या बना बताइए, क्वेश्चन में हम लोग को दिया हुआ है वेपर डेंसिटी, कितना दिया हुआ है, 79। वेपर डेंसिटी कितना दिया हुआ है, 79। तो यहाँ से हम लोग m निकाल सकते हैं, मोलर मास कितना हो जाएगा, 2 × 79 दैट इज इक्वल टू 158। कितना हो जाएगा, 158, क्लियर। यहाँ से मोलर मास हम लोग निकाल लिए 158। और अभी आपको मैं फार्मूला बताया था मोलर मास का, बताइए क्या होता है, A + 35.5 n, ठीक है। ये + 35.5 n। यहाँ से एक इक्वेशन बन गया। दूसरा इक्वेशन आपको मैं बताया था, E इक्वल टू होता है, सॉरी A इक्वल टू होता है E × n। n क्या है बताइए, E क्या है, E तो हम लोग ऑलरेडी निकाले हुए, कितना निकाले हैं,
4 निकाले हैं तो E इंटू एन क्या हो जाएगा 4n हो जाएगा। क्या हो जाएगा 4n। दो का इक्वेशन हो गया। एक इक्वेशन है ए 158 इक्वल टू ए प्लस 35.5n, ठीक है। और यहाँ पे हो गया आपका a इक्वल टू 4n। तो अब यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है, पुट कर दो वैल्यू किसकी, a की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। कितनी है 4n प्लस 35.5n इक्वल टू क्या है 158। अब ये हो जाएगा 39.5n इक्वल टू 158 और n इक्वल टू क्या आ जाएगा 158 डिवाइडेड बाई 39.5। जब डिवाइड करोगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 4 आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा बोलो, a इक्वल टू 4 इंटू 4 कितना आ जाएगा 16। 4 इंटू 4 16, मतलब एटॉमिक मास आपका कितना निकल गया 16 निकल गया। अगर फार्मूला आपसे पूछ दे कि ऑक्साइड का फार्मूला बताइए तो क्या हो जाएगा बोलो, फार्मूला MCl4। क्या आ जाएगा MCl4। क्यों MCl4 क्यों हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं फार्मूला इसका होता है MClM होता है, जो कि n हम लोग निकाल लिए कितना 4। तो फार्मूला क्या हो जाएगा MCl4। क्लियर। तो चलिए यहाँ तक आपको साफ साफ दिख रहा है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हेडिंग आप लोग दे दीजिए स्पेसिफिक हीट मेथड। स्पेसिफिक हीट मेथड से भी हम लोग एटॉमिक मास को निकाल सकते हैं। इस टाइप के भी आपको क्वेश्चंस दे सकता है एग्जाम में, तो हम लोग अगले क्लास में देख लेंगे। थोड़ा सा लेंदी हो जा रहा है मानता हूँ, मोल कॉन्सेप्ट में। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट ही बता रहा हूँ, आपको और भी चीज़ें मैं बता देता हूँ साथ साथ में, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए। अभी आप जैसे कि 12th में जो पढ़ रहे होंगे वो वीडियो मेरे देखते होंगे तो उनको समझ में आ रहा होगा कि 12th के भी बहुत सारे पोर्शन मैं इसमें बता देता हूँ, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको 11th का ही बताया जा रहा है, आपको उसमें 12th के भी चीज़ें इसमें क्या की जा रही हैं, ऐड ऑन की जा रही हैं, ठीक है। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप वीडियो देख रहे हैं अच्छे से तो आपको एनालाइज हो जाएगा। एक बार 12th करिएगा तो। खैर चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, पसीना भी बहुत हो रहा है, हालत ख़राब हो गई है इतना ही में, मुँह में से आवाज़ अब नहीं निकल रहा है। चलिए खैर ठीक है। अभी कोशिश मैं कर रहा हूँ कि आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट दिया जाए, लेकिन वही है कि रिस्पॉन्स थोड़ा सा कम आ रहा है। सब्सक्राइबर तो हमारे बहुत गेन हो चुके हैं मैं मानता हूँ, लेकिन मेरी व्यू कम आ रही है। तो आप लोग शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। अगर हम पे भरोसा है कि हम एक अच्छे टीचर हैं, अच्छे टीचर बन सकते हैं आगे आने वाले समय में। मान लीजिए अभी मैं बिगनर से ही हूँ, मैं बहुत बड़ा टीचर नहीं हूँ, अपने आप को बहुत बड़ा टीचर मानता भी नहीं हूँ, मैं सीख रहा हूँ। लेकिन ये है कि मेरे अंदर इतना कैपेबिलिटी है कि हाँ मैं बहुत अच्छा लेवल का आपको पढ़ा सकता हूँ। आज भी बोल रहा हूँ और कल भी ये बात बोलूँगा, क्योंकि हमारे अंदर मेहनत करने का जज्बा है और पढ़ाने का भी जज्बा है। आप देख लिए होंगे इतनी गर्मी में मैं सिखा रहा हूँ आपको और कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो बनाई जाए। 2 दिन गैप हो गया तो तीसरा दिन मैं गैप करना नहीं चाह रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारे अंदर कंसिस्टेंसी कितनी है। अगर आप और ज़्यादा अच्छा मतलब सपोर्ट करिएगा तो मैं डेली वीडियो बनाने का काबिलियत रखता हूँ, वो भी 2-2 3-3 वीडियो बना सकता हूँ। इतना हमारे अंदर हिम्मत है और आपको बहुत अच्छा से अच्छा कंटेंट दे सकता हूँ, वो मुझे पता है। और सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं, फिजिक्स में भी एडवांस लेवल का हम दे सकते हैं आपको कंटेंट। तो ठीक है। खैर सिर्फ मैं बोलता नहीं हूँ, कर दिखाने वाले हम लोग हैं। इतना दिन में तो आपको समझ में आ गया होगा। खैर चलिए थोड़ा सा लेट हो गया है, मतलब मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई है लेट हुई है यूट्यूब पे, मैं ऐसा मान रहा हूँ। लेकिन ठीक है, कुछ भी लेट नहीं होता है। जब भी स्टार्ट करोगे तभी से आपका जिंदगी स्टार्ट हो जाता है। आप लोग के लिए भी एक सीख है। और लोग तो आपको बोलेंगे, बड़ा चीज़ करने जाओगे तो 100 लोग आपको बुराई करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 10 लोग बुराई करते हैं तो 100 लोग तारीफ भी करते हैं। बंदे में दम है, ठीक है। और दम जिसमें रहता है वही टिकता है मैदान में, जिसमें दम नहीं रहता वो भाग जाता है, दूसरे के अंदर काम करने लगता है। ऐसा नहीं है कि दूसरे के अंदर काम नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। ऐसे तो सब लोग मालिक ही बन जाएंगे, लेकिन हमारा अपना सोच है कि मैं खुद का बिल्ड करना चाहता हूँ एक, तभी तो मज़ा आता है। सक्सेस का मतलब क्या है, अपने दम पे करिए तब मज़ा आता है कि हाँ भाई दुनिया में कुछ किए हैं। खैर ठीक है, आप लोग अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए अच्छे से। और बाकी जो भी चीज़ें मैं सिखाता रहूँगा, ठीक है, उसका टेंशन आपको नहीं लेना है। सिलेबस का टेंशन नहीं लीजिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ये हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम आपको सिखाएंगे। ये क्लियर, एकदम क्लियर चीज़ें हैं, ठीक है।
खैर सब्जेक्ट की क्लियरिटी के लिए आप प्रैक्टिस जरूर करिए, बिना प्रैक्टिस का कुछ नहीं होने वाला, मैं आपको बता देता हूँ। कितना भी आप क्लास कर लीजिए, जिससे भी क्लास करना करिए, जितना भी बड़े टीचर क्लास करिए, मतलब नहीं है, कुछ भी मतलब नहीं है जब तक आप खुद से प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। टीचर का काम है चीज़ों को बता देना, समझा देना, एक दो क्वेश्चन हम लोग बता देते हैं अच्छे अच्छे, ताकि कि आपकी कॉन्सेप्ट की क्लियरिटी हो सके। लेकिन आप प्रैक्टिस करिए, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करिएगा कुछ नहीं होने वाला। हमारा प्रैक्टिस हम खुद सीखेंगे, आप थोड़ी सीखिएगा। खैर चलिए, अभी आगे की चीज़ें हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, जय हिंद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।